सर आपको जो पद्मश्री जो अवार्ड मिला है किस लिए मिला है और कब जो ये नाम अनाउंस किया गया? मेरा नॉमिनेशन प्राइवेट लोगों ने, सिटीजन्स ने किया था, जिसमें मल्टीपल नॉमिनेशन हुए थे, एक से ज़्यादा नॉमिनेशन हुए थे। और मैं इससे प्रभावित यूँ हुआ था कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, कोई कृषि का सम्मेलन संगोष्ठी होती है, उसमें मधुमक्खी पालन पे वो बात ज़रूर करते हैं और किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। और मेरा ये विषय रहा है मधुमक्खी पालन पे शोध करना और उसको फैलाना, एक्सपेंड करना देश में। तो मैंने ये उससे उत्साहित होके मैंने सोचा मैं भी इसके लिए, क्योंकि मैंने बड़े सुनियोजित ढंग से रिसर्च की थी यूरोपियन मधुमक्खी पे, हिंदुस्तान के हॉट मतलब गर्म और शुष्क वातावरण में। तो वो एक एचयू की, हरियाणा की और मेरी पर्सनल भी, मैं समझता हूँ एक सक्सेस स्टोरी, सफल कहानी है, जिसको देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी। और मेरे को अगर गवर्नमेंट एनकरेज करती है, अवार्ड देती है, तो मैं सोचता हूँ कि बी कीपर को भी प्रोत्साहन मिलेगा, मधुमक्खी पालक को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये सोच के मैंने इसके ऊपर मेरा नॉमिनेशन किया। कुछ लोगों ने किया जो मुझे भी जानते थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपका नॉमिनेशन भेजा है। ये था कहानी असल में। और इससे गवर्नमेंट ने इस सब्जेक्ट को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद इस पे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग जो कमेटी थी उसने इसका संज्ञान लिया होगा कि ये बी कीपिंग बहुत अच्छा फील्ड है, मधुमक्खी पालना अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें किसी को प्रोत्साहन दिया जाए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये सोच के मेरे को प्रोत्साहित किया है। तो सर कैसा लग रहा है आपको जो पद्मश्री अवार्ड के लिए जो आपको चुना गया, तो कैसा लग रहा है? ये पद्म अवार्ड है ना, जो इनाम है गवर्नमेंट के, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं और बहुत हाई ज़्यादा कैलिबर वाले लोगों को दिए जाते हैं। तो हर कोई इसको लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त तो ये होती है भाई, उसने अपने भी किसी भी सब्जेक्ट में जो काम कर रहा है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मैं बताया बड़ी सुनियोजित ढंग से रिसर्च की थी, शोध किए थे मधुमक्खी पालन पे। मैं सोचता था कि ये काम मतलब जब बी कीपर के काम आ गया तो मेरे काम को गवर्नमेंट सराहे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये तमन्ना थी कि मुझे मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ स्पेशली इसके लिए कि मैं उनके उसमें सब्जेक्ट में, पसंद के सब्जेक्ट में इस बार पद्मश्री लूँगा। इसके अंदर लिखो सर। अच्छा, तो सर आपको जो पद्मश्री अवार्ड के लिए जो चुना गया है, तो अब क्या नाम, किस लिए चुना गया था, ये किसके ऊपर आपने शोध की थी और उस शोध के अंदर क्या क्या सामने आया जो आपने शोध की थी? 1980 के करीब हिंदुस्तान में 1978-80 इसके टाइम में एक बड़ी घटना हुई कि जो भारतीय मधुमक्खी पाली जाती थी, कोई 20,000 के करीब मधुमक्खी पालक थे। उस मधुमक्खी में एक वायरल डिजीज़ आ गई, जिसके कारण 99% के करीब मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई। और मैं 1975 से बीज के ऊपर ये मक्खियों पे काम कर रहा था, मधुमक्खियों से रिलेटेड जो एनिमल थे उन पे। तो मेरा एक स्टेट गवर्नमेंट ने 1977-78 में एक प्रोजेक्ट दे दिया एचएयू को मधुमक्खियों पे काम करने के लिए। मेरी उसमें अपॉइंटमेंट हो गई। उसके जो ऑब्जेक्टिव थे ना मधुमक्खी पालन के थे, मैंने उन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए उस पर काम करना शुरू किया। और मैंने देखा कि या किसी पे एफर्ट किसी ने पहले किए क्या, तो देखा मैंने 1964 में भारत में मधुमक्खी, यूरोपियन मधुमक्खी लेके आए थे, वो हिमाचल में उन्होंने उसको रखा, फिर वहाँ कुछ उन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर वो पंजाब में लेके आए। पंजाब में 1970 के करीब लेके आए, फिर उसको उन्होंने किसानों तक फैलाने की कोशिश की। उस प्रैक्टिस में 1968 में हरियाणा में भी किया गया एक प्रयोग जो फेल हो गया। 1975 में फिर किया गया एक प्रयोग, पीएयू ने किया, वो भी फेल हो गया। लेकिन 1977 में 1979 में मैंने सोचा मैं तो इस पर काम करके ही रहूँगा। तो पहले मैंने स्टेट का हमारी का सर्वे किया, मैंने देखा यहाँ बी कीपिंग हो सकती है क्या। मैंने पाया कि ये तो बड़ा ही अच्छा एरिया है। जो हमारा स्टेट है हरियाणा, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है और 2 भागों में तो विंटर में मधुमक्खी पालन किया जा सकता है और नॉर्थ का भाग है उसमें समर में बी कीपिंग किया जा सकता है। इसी को लेके मैंने इसको पब्लिश भी किया इंडियन बी जर्नल में, और मैंने 1982 में मधुमक्खी हरियाणा को दिखाई। इससे पहले मधुमक्खी पालन नहीं होता था हरियाणा में, ना कोई शहद पैदा होता था।
इसके बाद 1982 में हमने ट्रेनिंग शुरू की। ये सबसे पहले यमुनानगर में शुरू की, 50 के करीब फार्मर वहाँ पर इसमें आए, और फिर हर साल करनाल, फिर जींद, फिर हिसार में हमने शुरू की, और इसको हमने कंटिन्यू रखा सालों तक। इसमें जो फार्मर लेते थे ट्रेनिंग, उसको स्टेट गवर्नमेंट से हमने लाइसेंस किया। स्टेट गवर्नमेंट इस पर 50% सब्सिडी देती थी, हम इसमें ट्रेनिंग देते थे और फॉलोअप करते थे। फॉलोअप एक्शन मेरा था इसमें। तो जो फार्मर करते थे उनमें सैटरडे संडे को जैसे मेरी छुट्टी होती थी, मैं उनके घरों में जाता था, उनके फार्मों पे उनके बक्सों को देखता था। उनमें से कुछ फेल हो गए, कुछ सफल भी हो गए, और ये सफलता हमारे लिए बड़ी मतलब एनकरेजमेंट थी मेरे लिए पर्टिकुलरली। इसमें साथ साथ में मैंने शोध कार्य भी किया। मैंने यूरोपियन मधुमक्खी के हरियाणा कंडीशन में जीवन लीला स्टडी की, उसके जो दुश्मन थे उनकी स्टडी की, और उनका निदान को भी मतलब मैंने स्टडी किया, और इसके बेस पे मैंने उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनाई। ये भी प्रैक्टिसेस मैंने इंडियन बी जर्नल में पब्लिश कर दी। ये मुझे लगता है फिर फार्मर्स ने और बी कीपर ने ना के बी के साइंटिस्ट थे जो, उन्होंने पढ़ी, फिर और भागों में इसको लागू किया होगा लगता है, क्योंकि साइंटिस्ट तो ऐसा ही करते हैं। और जो बी कीपिंग ट्रेनिंग की, हमारे कुछ बी कीपर ने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसमें यूपी के सहारनपुर एरिया के लोग कुछ आए, कुछ बिहार के भी आए, उन्होंने भी ट्रेनिंग लेके आगे वहाँ करनी शुरू कर दी। वो ऐसी इससे यूपी में फैली, इसका फैलाव हुआ, फिर बिहार में फैला हुआ, उड़ीसा में हुआ, उधर बंगाल तक पहुँच गया, फिर ये धीरे धीरे इसे सारे एरिया में फैल गई। फिर क्या हुआ कि रेडियो पे, टीवी पे हमने, और साइंटिफिक राइटिंग में, पॉपुलर राइटिंग में बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे, मैंने भी लिखे, मेरे कुलीग ने भी लिखे। उससे लोगों को प्रोत्साहन मिला। बी कीपिंग में सडनली बहुत ज़्यादा आए लोग। उनके आने के बाद क्या हुआ, 2005 में हरियाणा के सीएम थे चौटाला साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई हरियाणा में हम 8000 किलो शहद पैदा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय था, क्योंकि जहाँ एक किलो भी पैदा नहीं होता था, वहाँ 8000 किलो होने लग गया, और ये यूरोपियन मधुमक्खी का शहद था। तो उसके बाद 2014 में फिर एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई कि इंडिया में 1 लाख कॉलोनी है इस टाइम। 2020 में 2 लाख आई, 2023 तक वो मतलब 3 लाख कॉलोनी होगी। उस टाइम भी मधुमक्खी पालक कोई 200-400, मुश्किल से 200-400 थे, 200 ही मुश्किल से होंगे। अब 2 लाख बी कीपर हैं इस टाइम। हिंदुस्तान में 1 लाख मेट्रिक टन हनी पैदा होता है, बहुत सारा उसमें एक्सपोर्ट होता है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें बिजनेस में लग गए, मधुमक्खी पालन में लग गए, हनी एक्सपोर्ट में लगे हैं, और मधुमक्खी से जो इक्विपमेंट बनते हैं ना, जो सामान बनता है, उसके काम भी लोगों ने ले लिए। तो एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई देश में इस टाइम ये। तो और फिर 2014 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो इनका भी मतलब खास इंटरेस्ट रहा बी कीपिंग, मधुमक्खी में। जहाँ भी जाते मधुमक्खी पालन की बात करते, तो मुझे लगा कि क्योंकि एक तो इसका फैलाव इतना बढ़िया हो गया था, और मेरा इसमें अच्छा रोल रहा सारे में, मेरी रिसर्च भी काम आई लोगों को। तो मैंने सोचा भी इसमें मैंने भी किसी अवार्ड के लिए ट्राई करना चाहिए। तब मैंने इसमें नॉमिनेशन किया, तो मेरा गवर्नमेंट ने उसको मान लिया और मुझे सम्मानित करने की गवर्नमेंट ने सोची है। तो सर, आपने जो मधुमक्खियों पे जो शोध किया था, तो किस नस्ल की जो मधुमक्खियाँ थी, और आज के टाइम में कितना जो है किसान को खर्च आता है उसकी? ये यूरोपीय मधुमक्खी है, यूरोप से इटालियन कहलाती है। इसका ये वैसे ठंडे क्लाइमेट की मधुमक्खी थी। गर्मी में इसका जीवन चलना मुश्किल था। हमारा यह प्रयास यही था कि ये गर्मी में अडेप्ट करे और यहाँ पर ये जीवित रहे। वो ये जब अडेप्ट कर गई, रहने लगी, तो इसमें फिर बी कीपर ने शुरू में तो, क्योंकि मैंने बताया 500 रुपये का बक्सा आता था, और 500 रुपये की 5 फ्रेम की कॉलोनी आती थी, जिसको हम मधुमक्खियों परिवार कहते हैं। उस पर स्टेट गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती थी, तो फार्मर को बड़ा कम खर्चा करना पड़ता था। अब वैसे तो क्योंकि सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं, इसकी जो बी कीपिंग इक्विपमेंट कहते हैं हम, लेकिन उनका खर्चा तो बढ़ गया, क्योंकि टाइम भी, महंगाई साथ साथ में सब कुछ बढ़ी है। अब 5000 के करीब खर्चा आता है एक बक्से पे को, उनकी जो हम एक परिवार लेके आएंगे, तो इस खर्चे से शुरू करते हैं हम। इनिशियली कहते हैं फार्मर को कि जो बी कीपिंग में करना चाहते हैं वो 10 से कम करे, 25 तक अगर रखता है तो बहुत बढ़िया उसका रहेगा। एक बक्से से अगर वो स्टेशनरी बी कीपिंग करता है तो उसको कम से कम 10 किलो शहद मिलना चाहिए,
और अगर वो उसका माइग्रेशन करता है तो 30 किलो से ऊपर मिलना चाहिए शहद एक बक्से में, है ना। शहद का भाव अब इस टाइम 100-150 के बीच में रहता है। ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सोचना चाहिए कि इसका भाव कंट्रोल करे और थोड़ा सा उनको बेनिफिट दे, चाहे स्पॉट प्राइस दे दे थोड़ी बहुत। ये है बी कीपर को, वैसे बी कीपर फ़ायदे में रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये इनकम देने वाला, आमदनी देने वाला धंधा है। तो सर अब आपको कब नवाजा जाएगा इस पद्मश्री अवार्ड से? ये तो राष्ट्रपति जी की घोषणा है, और वो इसका वो फंक्शन करते हैं साल में एक बार, जिसमें सारे जो पद्मश्री अवार्डी है, पद्म अवार्डी हैं, उनको एक फंक्शन में दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट इनवाइट करेगी पहले, तो फिर वो जब फंक्शन अरेंज होगा उसी में ये हमें नवाजेंगे। ये 26 जनवरी के मौके पे सरकार हर साल जिन्होंने सराहनीय काम कर रखा है सोसाइटी के लिए, उनको सम्मानित करती है, उनको उनके नाम डिक्लेयर करती है। पहले तो अनाउंस करती है कि भाई इन लोगों को हमने मतलब अच्छे काम करते हुए पाया गया है, और ये रेगुलरली अब भी काम कर रहे हैं। उन लोगों को ही सराहा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, 26 जनवरी को ये डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद ये क्योंकि राष्ट्रपति से अप्रूवल के बाद मतलब घोषणा होती है, तो राष्ट्रपति जी ये फंक्शन करेंगे और सबको एक फंक्शन में ये अवार्ड दिए जाएंगे। ये 1-2 महीने के बाद होता है असल में, हर साल वैसा ही फंक्शन रहेगा ये। ठीक है।